हेलो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। राज व्यवस्था का दूसरा टॉपिक लेके संविधान का निर्माण। अगर आपने इससे पहले वाली हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। राज व्यवस्था मिशन यूपीएससी, लेट्स क्रैक यूपीएससी, आराम से जाइए और देखिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। संविधान का निर्माण, पहले तो आपको पता होना चाहिए संविधान। भैया हम लोग अगर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से काम कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है देश में संविधान के कारण ही हो रहा है। ठीक है, लोग कहते हैं, जब भी कभी किसी से बात करते हैं, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, हमारा ये अधिकार है। लोग गर्व से कहते हैं कि हमारा ये अधिकार है। ठीक है, तो कुल मिलाकर संविधान का मतलब यह है कि संविधान से हम लोग अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं, देश को आगे ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो संविधान का निर्माण जरा आपको समझाते हैं। सबसे पहले संविधान का निर्माण जब हुआ, संविधान का निर्माण तो होने में काफी टाइम लगा, लगभग 2 साल से ज्यादा, अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आते हैं, जब ये स्वतंत्रता संग्राम वगैरह चल रहा था, पहले 1857 में, फिर उसके बाद 1900, हमने आपको कई सारे अधिनियम बताए थे पिछले वीडियो में, और 47 के आसपास जब आजाद होने की बात आ गई, ठीक है, तो उससे पहले क्या हुआ, 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक, ये संविधान सभा ही काम करती रही जब तक हम लोगों का गणतंत्र लागू नहीं हुआ तब तक। ठीक है, गणतंत्र दिवस कब होता है, 26 जनवरी को, सबको पता, 1950 में लागू हुआ था। तो ये संविधान सभा लगभग 4 साल तक काम इसने किया, अलग अलग रूपों में, कभी विधायिका के रूप में, ठीक है, कभी सभा के रूप में, सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं। और एक भी क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड छूट के नहीं जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि जो भारत में संविधान सभा है, इनके गठन का विचार किसने रखा? तो भैया एक व्यक्ति थे, M.N. रॉय। M.N. रॉय ने क्या किया, संविधान सभा के गठन का विचार रखा, और ये नेता थे वामपंथी आंदोलन के। वामपंथी आंदोलन के ये कट्टर नेता थे। ठीक है, वामपंथी आंदोलन के कौन नेता थे? M.N. रॉय। इन्होंने क्या किया, संविधान सभा के गठन का अपना विचार प्रस्तुत किया। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के गठन का जो विचार है वो किसने रखा था? M.N. रॉय ने रखा था। किसने रखा था? M.N. रॉय ने। किसने रखा था? M.N. रॉय। कहां के नेता थे ये? एक प्रखर नेता थे वामपंथी आंदोलन के। ठीक है, उसके बाद 1934 के बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार, जरा सुनिए, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। एक 1935 था, एक 1947 था। कल वाले वीडियो में हमने आपको दोनों अधिनियम बताए थे। ठीक है, तो जो 1935 वाला था, उसी समय जो कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आज का ये वीडियो में बहुत कुछ कवर करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। आरोप लगाया जाता है कि जो है उस जमाने में कांग्रेस का ही जलवा था, संविधान सभा में बोलबाला था। लेकिन अगर देखा जाए तो उस समय पार्टियां तो बहुत थी, लेकिन एक पार्टी थी कांग्रेस। जो जब बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कोई रातों रात नई पार्टी थोड़ी ना बन जाएगी, तो सारी जिम्मेदारी भी उसी को दी गई थी। ठीक है, 1938 में कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। 1938 में कौन आया? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कहा कि भैया जो संविधान सभा का निर्माण है, जो वयस्क लोग होंगे, मताधिकार वो लोग जो वोट वगैरह देंगे, उसके आधार पर इसका निर्माण किया जाएगा। अब ये सोच के चलिए, अभी निर्माण हुआ नहीं है, अभी बातचीत चल रही है। 1935 में क्या हुआ, उन्होंने भैया पहले 34 में उन्होंने क्या किया, प्रस्ताव रखा। ठीक है, फिर 35 में क्या हुआ, लोगों ने बताया कि भैया होना चाहिए, कांग्रेस ने भी कहा कि गठन होना चाहिए। उसके बाद फिर 38 में नेहरू जी आए, उन्होंने अपना कुछ कंडीशनें बताई कि मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। और उसके बाद सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम पे जाना जाता है। ये जो 38 में इन्होंने बात कही थी आके नेहरू जी ने कि मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ये जाना जाता है 1940 के अगस्त प्रस्ताव। यानी अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1940 में। क्या था प्रस्ताव? कि जो संविधान सभा का गठन होगा वो मताधिकार, जो वयस्क लोग होंगे, यानी 18+ वाले होंगे, जो भी उनकी क्राइटेरिया रहा हो, वो लोगों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। उस समय क्रिप्स मिशन आया था, या क्रिप्स आयोग आया था, आपने सुना होगा। पूछा जाता कब आया, तो ये कब आया था? 1942 में लेके आए थे। इन्होंने अपना एक प्रस्ताव रखा, और प्रस्ताव क्या था? स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए। तो यानी क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, क्वेश्चन बनेगा, कब आया क्रिप्स प्रस्ताव? 1942 में आया। और क्यों आया? ये स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए। लेकिन अब स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए उन्होंने कह तो दिया। स्वतंत्र संविधान क्या होता है कि हर आदमी को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार होगा, और ये संविधान कहलाएगा स्वतंत्र संविधान। ठीक है,
इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। द्वितीय विश्व युद्ध समय चल रहा था 40, 41, 45 तक, ठीक है, चलता रहा। तो इसे क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्यों भैया, जरा सुनिए। इन्होंने जो क्रिप्स भाई साहब थे, इन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र संविधान बनाया जाए जिसमें सब लोग मिल बांट के काम करेंगे। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था पहली वाली में, कि जो मुस्लिम लीग थी वो मांग कर रही थी कि हमें अपना अलग राष्ट्र चाहिए, अलग संविधान चाहिए, ठीक है। अब वो पाकिस्तान को अलग करने की बात कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद इंडिया को अलग करने की बात कर रहे थे, भारत को। तो कुल मिला के मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे, और मुस्लिम लीग ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन भेजा। अब कैबिनेट मिशन क्या था, जरा ये भी सुनिए। कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन जब आया, जब क्रिप्स प्रस्ताव नहीं चला तो कौन सा आया, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में क्या कहा गया, उन्होंने कहा देखो, मुस्लिम लीग को समझाया बहुत कायदे से, बोले देखो आप कहे तो रहे हो कि हम अपना अलग संविधान बनाएंगे, अलग देश बनाएंगे, लेकिन हम ये बात नहीं मानेंगे, ठीक। हालांकि बाद में हमने आपको कल बताया था कि जो कांग्रेस है उन्हें चाहिए थी सत्ता। अब जब कांग्रेस को सत्ता चाहिए थी, मुस्लिम लीग उन्होंने अरे ले जाओ, कुल मिला के हमें अपनी सत्ता चाहिए, कहाँ चक्कर में पड़ेंगे, तो उन्होंने मान लिया था। लेकिन जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन में ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने कह दिया मुस्लिम लीग से कि 2 राज्य मतलब 2 संविधान नहीं बनेंगे, देश का बंटवारा नहीं होगा, अब आप बताइए, आपको मर्जी हो करो। उन्होंने लात मार दी, ठुकरा दिया, बोले नहीं, ये कैबिनेट मिशन ये लेके आए थे, ठीक है। और उसके बाद कैबिनेट मिशन द्वारा जो सुझाए गए बातचीत थी, इन्होंने ये जो कैबिनेट मिशन द्वारा इन्होंने अपनी कुछ राय रखी कि एक ही संविधान बनेगा, एक ही संविधान सभा का गठन होगा, 2 नहीं होंगे। इसके आधार पर 1946 में, कोई पूछे संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो आप क्या कहोगे, 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अब जब संविधान सभा बनाने का मतलब क्या है, कुछ लोग होंगे, कुछ सदस्य होंगे। तो कोई पूछे संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी 389 होनी थी, 389, 389। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों की होनी थी। हमने कल पहले भी बता चुके हैं, पिछला वाला वीडियो आप जरूर देखें, अगर आप लाइन से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हुआ कि ये लाइन बाय लाइन पूरी 80 वीडियोस की एक श्रृंखला आपको मिलेगी और पूरी राज व्यवस्था आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की राज व्यवस्था आपको क्लियर करवा दी जाएगी बहुत कायदे से, ठीक। तो अब यहाँ पे हुआ कि हम आपको पहले बता चुके हैं, जो अंग्रेज हैं उनके कब्जे में सब कुछ नहीं था। कुछ राजा थे, अपनी देसी रियासतें चला रहे थे, वो नहीं मानते थे अंग्रेजों की बातों को। तो 93 सीटें जो हैं, 93 सीटें देसी रियासतों को, और 296 जो है वो ब्रिटिश भारत जो था, जो ब्रिटिश के नियंत्रित में, अंग्रेजों के नियंत्रण में भारत था, 296 सीटें उनके लिए रखी गई। 296 में से 292 सदस्यों का चयन था, यानी इन 296 भी कंडीशन थी कि जो 296 सदस्य में से जो 292 चयन होंगे वो 11 गवर्नर, कल हमने आपको बताया था गवर्नर के बारे में, जिसका नाम बाद में बदल के गवर्नर जनरल किया गया था, आगे चल के वो वायसराय हो गया था। तो जो 11 गवर्नर होंगे, ठीक है, वो करेंगे उनके प्रांत, और 4 जो बचे हुए हैं इसमें से उनका चयन मुख्य आयुक्त के प्रांत से किया जाएगा। यानी ये पॉइंट, 296 में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किया जाना था। देसी रियासतों का जो चयन होता था, जो 93 सीटें थी, इनमें जो मेन राजा वगैरह होता था वही चुनता था कि हमारा ये सदस्य जाएगा और यहां से चुनाव लड़ेगा, ये भी होगा, ठीक है। मोटे तौर पर अगर हम लोग कहें तो उस समय 10 लाख लोगों पर 1 सीट हुआ करती थी, ठीक है। 10 लाख लोगों पे 1 सीट, यानी एक सदस्य जो है वो 10 लाख लोग जनसंख्या पे, जैसे इस समय सांसद होता है, विधायक होता है, मान लो शाहजहांपुर पूरा है, 30 लाख 40 लाख जनसंख्या है, एक सांसद है, ठीक है। उसी तरीके से पूरी एक उस समय के अगर माना जाए मोटे तौर पे तो लगभग 10 लाख लोगों पे 1 सीट हुआ करती थी, एक सदस्य होता था, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश प्रांत की जो अवजस सीटें थी का निर्धारण 3 समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। समुदाय कौन कौन से थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य। यानी यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा ये बताया कि जो सिख वाले लोग हैं यानी सरदार लोग, उनका अलग रहेगा, मुस्लिम का अलग रहेगा, और जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे सामान्य में आएंगे। कल हमने आपको बताया था निर्वाचन जो प्रणाली थी वो सांप्रदायिक करने के जुगाड़ में थे। सांप्रदायिक प्रणाली कैसे थी, हमने आपको बताया था कि भाई मुसलमान जो है वो मुसलमान को वोट देगा, हिंदू जो है वो हिंदू को वोट देगा, सिख जो है वो सिख को वोट देगा। तो इन्होंने टोटल क्या किया, 3 तरीके से डिवाइड किया, मुस्लिम, सिख और हिंदू, ठीक है। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव
प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता था। मतलब अगर हिंदू है तो हिंदू चुनेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम चुनेगा। देशी रियासतों के प्रतिनिधि का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाता, यानी जो मेन होते थे वो चुनते थे। ठीक। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ। आप समझिए, हमने आपको क्या बताया, 1946 में गठन हुआ है और जो चुनाव हुआ है वो हुआ है जुलाई अगस्त 1946 में। यानी अगर आपसे कोई पूछे संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ, तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सीटें जीती 208। अब ये देखिए, 208 सीटें किसे मिली? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें। ये कांग्रेस की सीटें हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आप नोट कर सकते हैं, सब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं डिटेल में। आप वीडियो रोक रोक के आगे पीछे करके अपने हिसाब से नोट्स आपको खुद बनाने हैं, ठीक है। तो 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीटें, 73। और जो छोटे छोटे समूह व सदस्य थे उन्हें मिली थी 15 सीटें। छोटे समूह व सदस्यों को मिली थी 15 सीटें, ठीक है। देशी रियासतों की जो 93 सीटें वो भर नहीं पाई, क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया, भैया जो देशी रियासतें वाली 93 सीटें थी, हमने आपको क्या बताया 296, 208 कांग्रेस जीत गई, 73 मुस्लिम लीग जीत गई, 15 छोटे मोटे सदस्य जीत गए, लेकिन टोटल कितनी थी? 389। तो उसमें तो जो 93 थी वो देशी रियासतों के पास थी। लेकिन देशी रियासतों ने कहा कि हमें अंग्रेजों से मतलब नहीं है, हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भैया हम तो पहले से ही अपना राज्य चला रहे हैं, हम तुम्हारे संग में शामिल होकर अपना क्यों राज्य संकट में डालेंगे। तो वो 93 सीटें नहीं भर पाई और टोटल वो खाली ही रह गई, ठीक है। उसके बाद सभी हिंदू, मुस्लिम, महिलाएं, सिख आदि संविधान सभा में शामिल हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी लोग संविधान सभा में शामिल हुए, लेकिन एक बहुत महान हस्ती थे जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, वो थे महात्मा गांधी। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि महात्मा गांधी संसदीय व्यवस्था चाहते ही नहीं थे। वो चाहते थे कि भारत में राम राज्य हो। राम राज्य का मतलब जो ग्रामीण वाला नहीं, ग्राम पंचायती वाला होता है, पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं, कि हर जो गांव का केंद्रीय वाला नहीं, कि ऊपर एक प्रधानमंत्री बैठा है वो देख रहा है, ऐसा नहीं है। वो चाहते थे कि जो पावर हो वो हर गांव के जो पंचायत हो उसके हाथ में हो। पुराने जमाने में चलती थी पंचायत लोग, पंच लोग फैसला करते थे, अभी भी होता है कहीं कहीं किसी किसी गांव में। तो सीधी सी बात क्या है, वो ये चाहते थे कि जो पावर है वो पूरी तरीके से गांव, जो एक मेन आदमी पंच है, पंचायती राज व्यवस्था, उसके हिसाब से हो। वो ये संसद वाली व्यवस्था नहीं चाहते थे, ठीक। जब नहीं चाहते थे तो गांधी जी इसमें शामिल नहीं हुए। तो एक महान हस्ती कौन सी थे जो इसके संविधान सभा के गठन में पूरी तरीके से जिन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है। अब क्या हुआ, संविधान सभा का जब गठन हुआ तो गठन होने के बाद क्या हुआ, कुछ समय तक उसके पहले एक अस्थायी सदस्य बनाए गए थे, और अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर कोई पूछा, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बिल्कुल यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी सदस्य कौन थे, तो अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी सदस्य कौन थे? तो स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सुन सुन के लिख सकते हैं, स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इसकी कार्य प्रणाली सुनिए जरा, संविधान सभा जो है इसकी कार्य प्रणाली क्या थी। तो संविधान सभा की कार्य प्रणाली क्या थी, इसकी पहली जो बैठक थी वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, ऐसे पूछा जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या किया, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या कह रही थी, पहले से कह रही थी कि हमें पाकिस्तान अलग चाहिए, तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का समर्थन नहीं किया और इस बैठक का विरोध किया। लेकिन एक्चुअल में ये जो संविधान सभा है यही बनाएगी, आगे चल के संविधान बनेगा और फिर वो जो है पूरा यही चलता रहेगा। फिर आखिरी में जब संविधान लागू हो जाएगा तब जाके इसका अंत होगा। भी समझाते हैं कैसे। तो मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग की। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो मुस्लिम लीग है उसने कितनी सीटें जीती थी? 73 सीटें जीती थी। 208 कांग्रेस ने जीती थी, तो जो 73 है वो तो वैसे ही नहीं आया, ठीक। और 208 और कुछ छोटे दल वाले 2-4 आ गए होंगे, तो टोटल 211 लोगों ने ही भाग लिया, बाकी लोग नहीं आए, उसमें गए नहीं मीटिंग में। संविधान सभा बोले हमें नहीं मतलब, हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अभी हमने आपको बताया कौन थे, बताइए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें बनाया गया अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। और बाद में राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया स्थायी अध्यक्ष। अभी हमने आपको बताया, सुनते रहना है आपको,
और 4-5 बार अगर आप सुन भी लोगे तब भी आपको याद हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर कहे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो क्या कहोगे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे थे बी.टी. कृष्णामाचारी, बी.टी. कृष्णामाचारी। ये 2 बनाए गए उपाध्यक्ष, ठीक है। तो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी, ये दोनों बना दिए गए हैं कौन? उपाध्यक्ष। यानी कोई कहा जाए संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे, तो संविधान सभा के टोटल उपाध्यक्ष कितने थे? 2, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए 13 दिसंबर 1946 को। ही कौन लेके आया? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए, क्योंकि भैया वो अध्यक्ष थे। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही आगे चल के हमारे संविधान का हिस्सा बन गया, ठीक, प्रस्तावना बन गई एक तरीके से। जरा सुनिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, सुन के आप लिखते रहें, अपने हिसाब से नोट्स बनाएं। 13 दिसंबर 1946 को आया उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या दिखाया? यह संवैधानिक संरचना की ढांचे व दर्शन की झलक को दिखा रहा था। यानी जो संविधान हमारा आगे लागू होने वाला था, ये उसके बारे में बता रहा था। देखिए आपको कैसे बताया। इन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। यह संवैधानिक सभा भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। यानी इन्होंने कहा कि ये जो संविधान सभा है ये भारत को स्वतंत्र घोषित करती है। आज के बाद भारत स्वतंत्र है। और इन्होंने कहा था भविष्य में प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की घोषणा करती है। यानी आज से भारत चलेगा कैसे? अब मान लिया भारत तुमने आज़ाद तो करा लिया मान लिया अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजों से अगर आज़ाद कराने के बाद आपको चलाना है तो कैसे चलाओगे? कुछ नियम होंगे, कुछ कानून होंगे, बिना नियम कानून के थोड़ा ना चल जाएगा। तो नियम कानून के लिए इन्होंने क्या कह दिया कि हम एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे, ठीक है। ब्रिटिश भारत में शामिल क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल क्षेत्र और भारत के बाहर के अगर कोई क्षेत्र, यानी जो ब्रिटिश में पहले से शामिल है, भारतीय राज्यों में या कोई शामिल होना चाहते हैं, वो सारे के सारे संविधान सभा को फॉलो करेंगे, इसकी बात को मानेंगे, ठीक है। भारत की शक्तियां व प्राधिकार सरकार के अंग भारत की जनता के पास होगी। यह इंपॉर्टेंट है कि भारत की जितनी भी अब शक्तियां होंगी या जो भी सरकार के अंग हो, वो सब कुछ सारी पावर किसके पास होगी? जनता के पास। जनता वोट डालेगी, सरकार को चुनेगी, जो इस समय चल रहा है एक्चुअल में। जनता वोट डालेगी, सरकार को चुनेगी, अपने प्रतिनिधि को चुन के आएगी, तो पूरी पावर अब किसके पास होगी? जनता के पास, ठीक है। उसके बाद भारत के सभी लोगों के लिए न्याय। अब देखिए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार क्या हम गर्व से कहते हैं, ये संविधान में लिखा हुआ हमारा अधिकार है ये, तो मौलिक अधिकार भी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक इसीलिए कहा जा रहा है। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था 13 दिसंबर 1946 को, कहीं ना कहीं इसमें भी बात हो गई थी। कैसे? क्या था इसमें? भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता, अवसर की समता, यानी सबको समान रूप से अवसर मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार की समानता मिलेगी, विश्वास, भ्रमण, विचार, स्वतंत्रता की स्थापना होगी, ठीक है। तो मौलिक अधिकार का अगर देखा जाए कोई झलक तो वो इसी में दिखा था उद्देश्य प्रस्ताव में। ये जो भी हम आपको बता रहे हैं सब उद्देश्य प्रस्ताव है। 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे। कौन लेके आए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्यों लेके आए थे? क्योंकि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है भाइयों। उसके बाद अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों और जनजातीय लोगों, यानी जो लोग भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं या अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा भारत सरकार करेगी। यानी एक तरीके से देखा जाए तो आरक्षण की बात यहाँ पे भी की गई कि जो लोग पिछड़े लोग हैं उन सबको आरक्षण यानी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद संघ की एकता को बनाए रखा जाएगा, यानी हमेशा जो संघ की एकता है वो बनी रहेगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया गया। इसका परिवर्तित रूप संविधान की प्रस्तावना बना, ठीक। यानी यही आगे चल के जब परिवर्तन हो गया तो यही बन गया क्या? प्रस्तावना, ठीक। जो संविधान की हमारी प्रस्तावना है जब लागू हुआ उसमें 395 अनुच्छेद थे, अनुसूचियां थी और प्रस्तावना थी, यही आगे चल के प्रस्तावना बन गई, ठीक। फिर स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन हुआ भैया जरा सुनिए। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा परिवर्तन। क्या है स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा परिवर्तन? जो देशी रियासतें थी उनकी समझ में आने लगा था कि यार कंडीशनें बिगड़ रही हैं, अंग्रेज भी हैं, तो ऐसा करो हम भी संविधान सभा में शामिल हो जाएं। तो देशी रियासतों ने भी संविधान सभा में शामिल होना शुरू कर दिया और 26 अप्रैल 1947 को
6 राज्यों के प्रतिनिधि और इसमें शामिल हो गए 26 अप्रैल को 1947। देश आज़ादी होने वाला है 15 अगस्त को, ठीक है, तो 26 तारीख को और लोग शामिल हो गए। उसके बाद 3 परिवर्तन हुए। क्या परिवर्तन हुए? सभा को पूरी तरीके से संप्रभु बनाया गया, यानी सभा जो चाहेगी वो निर्णय ले सकती है, सभा जो चाहेगी वो कानून बना सकती है। नंबर 2, जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून हैं उन्हें सभा पूरी तरीके से समाप्त कर सकती है, यानी एक तरीके से यह विधायिका यानी संसद की तरह पूरी तरीके से काम करेगी, अपने कानून बनाएगी, पुराने कानूनों को रद्द कर देगी। संसद को 2 अलग अलग तरीके के काम सौंपे गए। 2 काम कौन से थे? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाएगी नंबर 1, और दूसरा जो आम कानून है उन्हें लागू भी करेगी। ठीक, तो पहली जो संसद थी अगर देखा जाए तो वो संविधान सभा ही थी। हमने आपसे क्या कहा? कोई पूछे भारत की पहली संसद कौन सी थी, तो वो संविधान सभा ही थी, क्योंकि संविधान सभा को पूरे अधिकार मिले थे संविधान बनाने के, कानून बनाने के, और कानून आज कौन बनाता? संसद बनाती है, यानी विधायिका की तरह काम करने लगेगी। तो कुल मिला के इसे इस अधिनियम के तहत लाया गया और इसे मौका दिया गया कि ये संविधान का निर्माण करे और साथ साथ कानून भी बनाए, क्योंकि संविधान भी बनाना जरूरी है। ठीक है, तो कुल मिला के अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं। जो सभा की बैठक हुई विधायिका के तौर पे, अब यहाँ पे 2 बातें हो गई। एक तो वो संविधान सभा है, दूसरी अब उसे कानून बनाने की भी जिम्मेदारी मिल गई है, यानी विधायिका का काम भी मिल गया है संसद का। तो जब जब कभी सभा की बैठक होती थी विधायिका के तौर पे, यानी कानून बनाएगी जब वो, तब उसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। हम आपको क्या बता रहे हैं, जब जब विधायिका के तौर पे बैठक होगी तब तब कौन है? जीवी मावलंकर। और जब जब संविधान सभा के तौर पे होगी, तो हम आपको पहले बता चुके हैं संविधान सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यानी जब जब कभी भी जो है विधायिका यानी संसद की तो जब ये कानून बनाने की तरह काम करेगी तो जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष हो गए, और जब जब संविधान सभा के रूप में इसकी बैठक हुई तब कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक यह 2 रूपों में काम करती रही। 26 नवंबर 1949। अब ये 26 नवंबर का क्या मैटर है भाइयों? 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनके पूरा हो गया था। ठीक, लेकिन लागू 26 जनवरी को किया गया। क्यों? क्योंकि 1930 के आसपास जो कांग्रेसी नेता थे उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी कि जो है हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे, स्वराज बनाएंगे, ठीक है, अपने ऊपर निर्भर हमारा राज्य होगा, किसी का गुलाम नहीं होगा। तो उस डेट को याद रखा गया था 26 जनवरी को। नेहरू जी की रिपोर्ट वगैरह भी, तो 26 जनवरी को इसलिए 2 महीने बाद लागू किया गया। ठीक, तो 26 नवंबर जब तक संविधान बन नहीं गया पूरा तब तक ये काम करती रही। ठीक, 2 रूपों में। उसके बाद अन्य कार्य क्या थे संविधान सभा के? खाली यही थोड़े ना था, बहुत सारे कार्य थे। जरा सुनिए, संविधान निर्माण व कानून निर्माण तो था ही, संविधान का निर्माण करेगी कानून, उसके अलावा क्या काम थे? नंबर 1, मई 1949 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया, यानी राष्ट्र लेवल पे भारत की सदस्य है, भारत एक सदस्य हो गया, राष्ट्र है, उसका सत्यापन कब हुआ? 1949 में। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा तिरंगा झंडा है, ठीक, आपने देखा होगा केसरिया है, सफेद है, हरा है, उसे कब अपनाया गया? संविधान सभा ने ही अपनाया 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया इसे। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत। अब यहाँ पे 2 बातें, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में क्या फर्क है? राष्ट्रीय गान हम लोग बोलते हैं, सावधान सब लोग खड़े होकर जन गण मन अधिनायक जय, ये हमारा राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, सुना है? ये जो वंदे मातरम वाला है ये है राष्ट्रीय गीत, और राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन अधिनायक जैसे हम लोग सावधान होकर बिल्कुल इज्जत से हम लोग करते हैं और बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला जोश आ जाता है। राष्ट्रीय गान जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुना गया, क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें 24 जनवरी 1950 को ही चुन लिया गया। ठीक, तो संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? टोटल 11 बैठकें हुई। कितने दिन चली? 2 साल 11 माह और 18 दिन। ठीक है, इतने दिन काम किया संविधान सभा ने। या कोई कहते संविधान का जो निर्माण है वो कितने दिनों में हुआ? तो संविधान बनने में भी इतना टाइम लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन, और टोटल इसकी 11 बैठकें हुई। ठीक है, उसके बाद सभी जो निर्वाचित थे 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। जितने भी लोग थे वहां पे 60 देशों का संविधान देखा गया और 114 दिन तक विचार हुआ। अब जो हम लोगों का संविधान है वो छोटा मोटा नहीं है, टोटल 60 देशों का संविधान देखा गया, 60 देशों का, और 114 दिन तक विचार किया गया। सोचिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 2-3 साल यहाँ पर, और उसके बाद जाके हमारा जो संविधान है
वो 64 लाख रुपए के खर्चे से, अगर कोई पूछे कितना खर्चा हुआ था तो 64 लाख रुपए। उस जमाने में 64 लाख रुपए एक बहुत बड़ी धनराशि थी। 64 लाख रुपए खर्च करके हमारा संविधान 2 वर्ष, अभी हमने आपको बताया था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हो गया। ठीक, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो कब होगी? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हो गया, तो इसकी अंतिम बैठक हुई 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से 51-52 तक, क्योंकि 51-52 में जो आम चुनाव हुए थे तब तक सरकार तो कुछ थी नहीं, तो तब तक क्या किया गया, अंतरिम सरकार बना दी गई कि संविधान हमारा लागू हो गया, एक सरकार हमने बना दी है, जोड़ा गांठी करके उसके बाद ये होगा और इस तरीके से देश हमारा तब तक चलता रहेगा। तो एक अंतरिम सरकार बनाई गई 1950 से 51-52 तक। उसके बाद 51-52 में चुनाव हुए और उसके आगे की कहानी आपको पता है। जब चुनाव हुए तो आम चुनाव में बनने वाली संसद के निर्माण तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही, यानी संविधान सभा में संसद निर्माण। और उसके बाद यहाँ पे जो संविधान के निर्माण के लिए इन्होंने कई सारी समितियां भी बनाई थी, टोटल 8 समितियां थी। हम उनका नाम बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं। 8 समितियां कौन सी? सबसे पहली थी संघ शक्ति समिति। कौन सी समिति थी? संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष थे नेहरू जी। उसके बाद संघीय संविधान समिति, नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल। प्रारूप समिति, BR अम्बेडकर। ठीक है, उसके बाद मौलिक अधिकारों के लिए एक समिति बनाई गई। मौलिक अधिकारों के लिए समिति सरदार पटेल थे। इसके अंदर 5 उप समितियां भी थी, लेकिन कुल मिला के वो 5 उप समितियां जो थी वो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हमने छोड़ दी है। छठी है प्रक्रिया नियम समिति, नियम वगैरह बनाने के लिए समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7वीं थी राज्यों के लिए समिति, नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। 8वीं थी संचालन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो 8 समितियां, फिर कुछ छोटी छोटी समितियां अलग से बनाई गई। अब सोचिए, एक आदमी थोड़ा ना संविधान बना, कितने सारे लोगों ने मेहनत की, कितनी समितियां बनी, तब जाके हमारा संविधान तैयार हुआ। ठीक है, उसके बाद वित्त एवं कर्मचारी समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। जो छोटी छोटी समितियां अलग से थी। प्रत्यायक समिति एक बनाई, इसके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। उसके बाद एक सदन समिति बनाई गई, बी पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया इसके थे अध्यक्ष। एक कार्य संचालन समिति थी, डॉक्टर KM मुंशी थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी, ये इंपॉर्टेंट है कि तिरंगे झंडे को लेकर एक समिति अलग से बनाई गई अपनाने के लिए, इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। संविधान सभा के कार्यों को करने के लिए GV मावलंकर, हमने आपको बताया था GV मावलंकर जब भी कभी विधायिका के रूप में तब भी यही अध्यक्ष थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक समिति बनाई गई, इसके थे S वरदाचारी, S वरदाचारी इसके अध्यक्ष थे। फिर मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए बनाई गई, इसके भी वही थे बी पट्टाभी सीतारमैया। और उसके बाद वित्तीय प्रावधानों के लिए थे, उसका नाम था नलिनी रंजन सरकार। ठीक है, नलिनी रंजन सरकार वित्तीय प्रावधानों के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद भाषाई प्रांत आयोग के लिए SK डार थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए कि संविधान बन गया तो उसके बाद एक जांच करने के लिए पूरी प्रारूप समिति बनाई गई, उसके थे नेहरू जी। उसके बाद प्रेस दीर्घा के लिए उषा नाथ सेन थे और नागरिकता के लिए S वरदाचारी थे। ठीक है, ये बहुत सारे अध्यक्ष हमने बोल दिए, आप चाहें तो काम। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति। ठीक, क्योंकि प्रारूप समिति क्या करेगी, वो संविधान को चेक करेगी कि पूरी उस पर जांच पड़ताल करेगी कि संविधान कैसा बना है, क्या हुआ है। तो प्रारूप समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका गठन हुआ, प्रारूप समिति आप अलग से हेडिंग डालेंगे, और इसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 में। प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 में। नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी से सौंपी गई कि नया जो संविधान बनेगा पूरी तरीके से जिम्मेदारी दे दी गई। फरवरी 1948 में इसे प्रकाशित किया गया। प्रारूप पर 8 माह तक चर्चा की गई और कई बैठकें की गई, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे। यानी इस जो प्रारूप समिति है इसमें कितने सदस्य थे? टोटल 7। कौन कौन से? सबसे पहले अम्बेडकर साहब थे। अम्बेडकर साहब को क्या हुआ, कई बैठकें हुई, इसमें 7 सदस्य थे। बैठकों में कौन थे? अम्बेडकर साहब को अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद N गोपाल स्वामी आयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, N माधव राव थे और TT कृष्णामाचारी थे। ये सब लोग क्या कर रहे थे? ये सब लोग चर्चा करने के लिए, कि चर्चाएं की गई समिति के तौर पे। अध्यक्ष बना दिया गया अम्बेडकर साहब को, इसलिए उन्हें अभी हम आपको बताएंगे जनक भी कहा जाता संविधान का। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने ही बहुत ज़्यादा मेहनत की, कई देशों के संविधान की जानकारी इकट्ठी की, संविधान निर्माण में सहायता की। ठीक है,
तो कुल मिला के एन माधव राव, लेकिन यहाँ पर एक बात थी, जो एन माधव राव थे ये बीएल मित्र की जगह आए थे, क्योंकि बीएल मित्र ने अपनी इस्तीफा दे दिया था पद से। उसके बाद जो टीटी कृष्णामाचारी थे सातवें वाले, ये 1948 में डीपी खेलान की जगह पे आए थे, क्योंकि डीपी खेलान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद संविधान का प्रभाव में आना। अब यहाँ पे जरा समझिए थोड़ी सी बात कि संविधान प्रभाव में किस तरीके से आया। अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नवंबर 1948, पूरी बात आप समझिए। अंबेडकर साहब ने अंतिम प्रारूप, बोलिए ये हमारा संविधान तैयार है, इसे लीजिए और देखिए। अब क्या होगा, इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। पहली बार पढ़ने के लिए 5 दिन चर्चा हुई। कब से? 4 नवंबर को इन्होंने प्रस्तुत किया था, 9 नवंबर तक 5 दिन तक चर्चा होती रही। और इतना बड़ा संविधान है तो उसे पढ़ा गया, इसकी जानकारी इकट्ठी गई। और दूसरी बार 15 नवंबर 1948 पे इस पर विचार करना शुरू कर दिया गया। 4 नवंबर को इन्होंने प्रस्तुत किया, 9 तारीख तक 5 दिन चर्चा होती गई, पढ़ा गया। फिर उसके बाद 15 नवंबर को दोबारा इस पर चर्चा स्टार्ट हो गई। इस अवधि में लगभग 7,653 से ज़्यादा संशोधन किए गए, यानी कमियां भी थी तो लोगों ने अपना अपना बताया ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सारे संशोधन हुए और सब कुछ हुआ। उसके बाद 26 नवंबर 1949, ये वो डेट है, 26 नवंबर 1949 को इसे पारित कर दिया गया। लेकिन फिर बहुत सारे लोग पूछेंगे सर जी कि फिर 2 महीने इंतजार क्यों किया गया लागू करने के लिए 26 जनवरी को? तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो कब था, 1930 में कांग्रेस ने कहा था कि हम पूर्ण स्वराज, तो जो स्टार्टिंग की थी उन्होंने 26 जनवरी से की थी, तो पुरानी डेट थी। एक लोग कहते जब हमारी एक डेट है तो क्यों, जैसे मान लिया आपको एक दुकान खोलनी है, मान लिया 5 जुलाई को मान लिया मेरा जन्मदिन होता है, हमें एक दुकान खोलनी है 1 जुलाई है, तो हम कहेंगे यार इससे बढ़िया क्या करेंगे, 5 तारीख से स्टार्ट कर लेंगे। तो उसी तरीके से इनके पास एक डेट थी पुरानी, कांग्रेस ने अपना धरना करा था, तो इन्होंने कहा जब 26 नवंबर है तो 2 महीने और रुक जा रहे हैं, 26 जनवरी को ही सीधे उसी डेट पे संविधान लागू कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब ये लागू हुआ तो 299 सदस्य थे टोटल, उनमें से 284 सदस्य उपस्थित थे उस समय, और उन्होंने वैसे भी 2-4 गोलेबाज होते हैं, उन्होंने गोला मारा। 284, तो विकल्प में पूछा जाता है यूपीएससी में कि कितने लोगों ने साइन किए थे जब संविधान हमारा पारित हुआ था, तो कितने लोगों ने? 284 लोग। 299 लगाए जाते हैं, गलत हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, टोटल 284 लोगों ने साइन किए थे, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन लोगों ने इसे मान लिया था या स्वीकार कर लिया था, ठीक। 26 नवंबर 1948 हमने आपको पहले बताया संविधान लागू हुआ। इसमें क्या क्या था? प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी टोटल, ठीक है भाइयों। फिर भारत में संविधान, अभी हमने आपको बताया, अंबेडकर साहब को संविधान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की, इतने सारे देशों के बारे में पढ़ा, संविधान के बारे में पढ़ा और संविधान बनाने में बहुत मदद की। ये उसके सदस्य भी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, इसीलिए इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। अब संविधान का जो प्रवर्तन था, तो भैया जरा बहुत ध्यान से सुनिए, 26 नवंबर 1949 को जब ये बन के तैयार हुआ, मेरी बात सुनिए, 26 नवंबर 1949 को जब ये बन के तैयार हुआ, उसी समय कुछ नियम लागू कर दिए गए थे। पूरी तरीके से संविधान तो 50 में लागू हुआ 26 जनवरी को, लेकिन 26 नवंबर को इसके लागू होते ही कुछ नियम लागू हो गए। कौन कौन से थे वो? सुनिए, अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, इतने सारे अनुच्छेद जो है वो पहले ही लागू कर दिए गए थे, और जो बचे हुए थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, ठीक है। अच्छा, हमने आपको पहले था 26 जनवरी 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें इन्होंने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। इसी वजह से 26 जनवरी को यह लागू किया गया, ठीक है। आप नोट करते चलें, वीडियो है तो वीडियो को आप पीछे भी कर सकते हैं। ये पूरी सीरीज अब हम अगर यहाँ पे बहुत रुक के आपको लिखवाएंगे तो उससे होगा क्या, वीडियो पर 5-5 घंटे फिर आप बोर हो जाओगे। तो इस वजह से हम आराम से बोलते रहते हैं, आपका छूट जाए फिर थोड़ा पीछे कर लें, फिर लिख लें इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ क्या हुआ, जब संविधान हमारा लागू हो गया तो जितने भी अधिनियम थे, एक जो स्वतंत्रता के लिए 1947 में लाया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1935 में आया था भारत शासन अधिनियम, 1935 में ये सारे के सारे समाप्त कर दिए गए। अब जो भी काम करेगा वो कौन करेगा? हमारा संविधान लागू हो गया, हमारा देश करेगा। और अब हम लोग देखिए, कल हम लोगों ने देश को आज़ाद कराया था और आज हम लोगों ने संविधान को भी लागू करा दिया। कितना अच्छा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है, ठीक है।
अब संविधान सभा की आलोचना भी हुई। आलोचना क्यों भैया? देखो हर जगह कुछ ना कुछ खुरापात तो होते हैं। आलोचना करने वाले, इसे थोड़ा कायदे से समझिएगा, आलोचना करने वाले हर जगह होते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लिया हम ये वीडियो बना रहे हैं, 2-4 लोग नीचे डिसलाइक करके जाएंगे, उन्हें यह नहीं मालूम हुआ कि ये वीडियो लोगों की मदद करने की भावना से बनाई जा रही है। हम 100% नहीं 20% तो मदद लोगों की कर ही पाएंगे। जो लोग बेचारे गरीब हैं, जिनके पास किताबें नहीं हैं, ये पहले पूरा ढूंढना पड़ता है, छांटना पड़ता है, तब वीडियो बनती है। लेकिन उन्हें इससे मतलब नहीं, वो आलोचना करेंगे, अरे उन्हें कुछ मालूम भी है। तो कुल मिला के कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपना संविधान, भारत का संविधान देश का सबसे अच्छा संविधान है। लेकिन आलोचना क्या हुई जरा वो भी सुन लीजिए। लोग कैसे कैसे करते हैं, जब उन्हें कुछ करने को नहीं मिलता तो वो कुछ ना कुछ नुस्ख निकालते। जरा सुनिए। इन्होंने कहा यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था, यानी इन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। इन्होंने कहा मतलब जो नेता थे, रियासतें थी, उन्होंने अपना अपना करा और ज़्यादा तरीके लोगों की राय नहीं ली गई, अपनी तरफ से कर दिया गया, प्रतिनिधि अपनी तरफ से चुन लिए गए। तो बेकार की बात थी, सबको मतलब नहीं था कि जैसी कंडीशन थी वैसा काम किया गया। संप्रभुता का अभाव था। संप्रभुता मतलब वो पूरी तरीके से खुल के काम नहीं कर पा रही थी। तो क्यों नहीं कर पा रही थी, ये भी कोई बात नहीं थी। समय की बर्बादी थी। अब यहाँ सुनिए, समय की बर्बादी कह दिया इन्होंने संविधान सभा के बारे में। इन्होंने कहा कि अमेरिका जो है, अमेरिका का संविधान बना था 4 महीने में, ठीक। और इन्होंने कहा इसे बनाने में 2-2.5 साल लगा दिए, 3 साल लगा दिए। तो बोले समय का बहुत टाइम खराब किया। लेकिन अगर हम लोग सही से सोचेंगे तो आप सोच के देखिए, इतना बढ़िया संविधान हमारा बना है। हर चीज़, जैसे अमेरिका ने 4 महीने में बना जरूर दिया, लेकिन 1964-65 तक उसमें रंग भेद प्रणाली चलती रही। रंग भेद प्रणाली क्या थी? काले गोरे का भेद, कि हम गोरे हैं, तुम काले हो, एक दूसरे की बेइज्जती करते रहे। बाद में उन्होंने नियम, तो बाद में सुधार करने से अच्छा पहले, हालांकि अपने यहाँ भी बहुत सारे सुधार धीरे धीरे होते रहे, लेकिन अपना संविधान इतना अच्छा है, इतना बड़ा संविधान है, 395 अनुच्छेद है, तो कुल मिला के टाइम लगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने कह दिया समय की बर्बादी थी और इतना बहुत टाइम लगा दिया उन्होंने संविधान बनाने में। फिर उन्होंने कहा कांग्रेस का प्रभुत्व था, ठीक। ऑस्टिन ने तो कह दिया था, यहाँ तक ऑस्टिन है कि संविधान सभा एक दलीय, देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यानी इन्होंने कह दिया जो कुछ सभा है वो कांग्रेस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि उस समय कोई बड़ी पार्टी थी नहीं। जब सब छोटी छोटी पार्टियां थी, खाली कांग्रेस ही, कोई नई पार्टी रातों रात थोड़ी ना पैदा हो जाएगी, तो कांग्रेस ही तो बनेगी, सभा का गठन वही तो। अभी इस समय बड़ी पार्टियां, मोदी जी हैं, भाजपा है, बहुत, उस समय कोई बड़ी पार्टी थी नहीं, तो जो सभा होगी वही तो करेगी। तो फालतू का आरोप लगा रहे थे, आलोचना कह रहे थे वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था, यानी वकील ज़्यादा थे और राजनीति यानी नेता ज़्यादा थे। अरे यार, संविधान सभा, संविधान का निर्माण कौन करेगा? संविधान सभा का निर्माण कौन करे? संविधान का निर्माण करेंगे वकील। कानून जो, हाँ, लोगों से सलाह ली जाए तो 7 सदस्यीय थी, तो उन्होंने जो 7 सदस्य थे वो जा के चर्चा करते थे लोगों से, हाँ भाई क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। चर्चा बहुत की गई, लेकिन लिखेगा कौन? वकील ही तो कानून लिखेगा। वकील को मालूम होगा कानून, अनसैंड आदमी थोड़ा लिख देगा। तो राजनीति और वकील होना भी जरूरी था, इसलिए वकील ज़्यादा थे। लेकिन लोगों ने यह बात नहीं समझी और लोगों ने इसकी आलोचना की। इन्होंने कहा हिंदुओं का प्रभुत्व था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुओं का प्रभुत्व था। हर आदमी की संख्या, जैसे मान के चलिए अगर 200 कुछ सदस्य थे तो उसमें शायद 163 हिंदू थे, फिर मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, 6 ईसाई भी थे। तो जिनकी जैसी जनसंख्या थी उस हिसाब से लोग जुड़े हुए भी थे वहाँ पे। लेकिन कुल मिला के ये लोग आलोचना करने वाले करते हैं। उसके बाद लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कह दिया। बोले जो कुछ है हिंदुओं का है, बाकी किसी धर्म के लिए कुछ नहीं है। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का नेतृत्व किया, केवल एक समुदाय का नेतृत्व किया, हिंदुओं के लिए कुछ जो भी किया वो हिंदुओं के लिए किया, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो देखा जाए, उन्होंने मुस्लिम लीग से भी कहा था कि भैया मिल के काम कर लो, लेकिन मुस्लिम लीग खुद ही अलग हो गई। उन्होंने पाकिस्तान अपना अलग बना लिया जाके, तो कोई वहाँ पे क्या करे। मुस्लिम लीग को सीटें दी गई बाकायदा, कितनी 73 अभी हमने आपको दिया सीटें मिली, उसे सब कुछ जैसे जिसकी जनसंख्या थी उसे वैसे महत्व दिया गया। लेकिन अब आदमी खुद ही कह रहा है कि हम अपना अलग देश बनाएंगे, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। अब तथ्य क्या थे, इसके थोड़े तथ्य सुन लीजिए। हाथी को जो है प्रतीक के रूप में अपनाया गया, मोहर के रूप में हाथी को अपनाया गया, ठीक। सर B.N. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव। H.B.R. अयंगर को सचिव बनाया गया, H.B.R. अयंगर को सचिव बनाया गया संविधान सभा का। एल.एन. मुखर्जी को मुख्य प्रारूपकार बनाया गया। प्रेम बिहारी नारायण को प्रमुख सुलेखक बनाया गया, यानी लिखने के लिए। मूल संविधान एक प्रवाहमय इटैलिक शैली में लिखा गया। प्रवाह मतलब, हालांकि इसकी शैली थोड़ी कठिन है, हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि कानून वकीलों ने लिखा ना, अंधाधुंध वही भाषा इटैलिक शैली में। लेकिन उसके लिए लोग हैं भाई समझाने के लिए, उनसे समझिए आप। हमारा कौन सर्वोच्च न्यायालय है, आपको जो भी जानकारी चाहिए वो न्यायालय से आपको मिलेगी। आप RTI वगैरह डालिए, आप जानकारी आपको जो चाहिए वो मिलेगी संविधान से रिलेटेड, ठीक है।
उसके बाद भारत की संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन कैसे हुआ, जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे 292 सीटें उन्हें मिली, देसी रियासतों को 93 सीटें मिली और मुख्य आयुक्त के प्रांत को 4, इस तरीके से टोटल 389 सीटें थीं। उसके बाद जब चुनाव हुआ, संविधान सभा के चुनाव हम आपको बता चुके हैं पीछे भी, कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी और बाकी लोगों को भी अलग अलग सीटें मिली थी अन्य को, ठीक है। उसी तरीके इंडिपेंडेंस एक थी, उसे 10 सीटें मिली थी, ठीक। समुदाय और शक्ति की बात करें तो हिंदू लोगों को 163 सीटें मिली थी, मुस्लिम को 80, अनुसूचित को 31, ईसाई को 6, पंजाबी को 6, पारसी को 3, इस तरीके से सबको कुछ ना कुछ सीटें मिली। यानी ये कहना बेकार की बात है कि जो है एक ही समुदाय को जिसकी जैसी जनसंख्या थी उस हिसाब से उसे सीटें दी गई। राज्य की बात करें तो मद्रास से 49 सदस्य थे, बॉम्बे से 21, पश्चिम बंगाल से 19, संयुक्त कुल मिला के हर जगह से सदस्य भी थे। तो कुल मिला के ये कोई नहीं कह सकता है कि हर जगह से मतलब एक जगह से ले लिया या ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। टोटल संविधान सभा के 11 सत्र हुए। पहला सत्र चला 9 से 23 दिसंबर 1946 तक और आखिरी वाला चला था 14 से 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। इस तरीके से कई सारे उसके सत्र हुए, टोटल 11 सत्र थे। और जितने भी लोग ये कह रहे थे कि जो है एक नेतृत्व के लिए है, एक के लिए काम कर दिया, तो यहाँ पे जो हमने आपको आंकड़े बताए उससे आपको पता चल गया होगा कि एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए काम किया जा रहा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बातें बताते हैं। जो लोग कह रहे थे कि बहुत टाइम की बर्बादी कर दी, तो अमेरिका ने 4 महीने से कम में अपना बना दिया संविधान, लेकिन उसमें 7 अनुच्छेद थे। अब समझिए यहाँ पे 395 अनुच्छेद है, वहाँ 7 अनुच्छेद हैं, तो कुल मिला के टाइम अगर लगा भी तो क्या। कनाडा 147 अनुच्छेद है, 2 वर्ष 6 माह का समय लगा। ऑस्ट्रेलिया 128 अनुच्छेद, 9 सालों का टाइम लगा बनाने में। और दक्षिण अफ्रीका 153 अनुच्छेद है, 1 साल में उन्होंने बनाया अपना, ठीक। भारत में 395 अनुच्छेद आपको हम बता चुके हैं। तो जब इतने ज़्यादा अनुच्छेद हैं, इतना बड़ा संविधान है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो ये था पूरा संविधान, हमने आपको बताया आज संविधान का निर्माण। अब महत्व तो क्या है, हमारा जो अगला चैप्टर आएगा इसके बाद कल आपको जो मिलेगा, कल ही मिल जाएगा इसी प्लेलिस्ट। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे जो पिछली वाली वीडियो है, एक पार्ट आ चुका है, ये दूसरा पार्ट है। टोटल 80 पार्ट बनाने का सोचा गया। अगर होता है, टाइम मिलता है तो बना दिया जाएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो राज्य व्यवस्था आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स खुद बनाइए। जो हम यहाँ पे आंकड़े बोलते हैं अगर हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। कोशिश ये की जा रही है आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक बोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे, तो पीछे PDF लिख के आए, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन कुछ दिन आपको काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत टाइम खराब हो जाएगा। सारी बातें हम बोल ही देते हैं, आप आराम से रोक के अपने लिख के अपने नोट्स बनाते रहें। और पढ़ने वालों के लिए सब कुछ होता है, उन्हें ये नहीं देखना होता कि हम स्लेट पे पढ़ा रहे हैं, जमीन पे पढ़ा रहे हैं, दीवार पे पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं। पढ़ने वालों को कंटेंट चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ना पढ़ने वालों को बहुत नौटंकी, सर जी काले लग रहे हैं, सर जी गोरे लग रहे हैं, लाइट कम है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें। गांव वाले बच्चे में इसीलिए अच्छे लगते हैं। गांव वाले बच्चे कहते हैं सर जी अगर गांव में सड़क पर पढ़ाएंगे तो हम सड़क पर बैठ के पढ़ लेंगे। तो गांव वाले बच्चे इसलिए बड़े, वो नौटंकीबाजी नहीं करते। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए है पढ़ाई। तो जिसे पढ़ाई चाहिए उसके लिए वीडियो रामबाण है। हम मिलते हैं आपसे कल एक और वीडियो में इसी की अगली सीरीज के साथ। लक्ष्मीकांत जी की ये पूरी किताब आपको हल कराई जा रही है पॉइंट टू पॉइंट। उम्मीद करते हैं आपके काम में है। अगर काम में है तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उन तक भी यह वीडियो पहुंच सके। लाइक कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।